हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, यहाँ बोर्ड पर आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है वाटर इक्विवेलेंट, और अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अबाउट द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये इसको हम लोग हीट भी कहते हैं। क्लास 11th का टॉपिक है ये। और इससे पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी जिसको हम लोग कह सकते हैं, इन सब का यूनिट, डायमेंशन, सीजीएस यूनिट, डेफिनेशन, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। और आज जैसे है वाटर इक्विवेलेंट, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करने वाला रहेगा कि हाउ कैन वी स्टडी कंपैरेटिवली। तो इसके लिए लिखेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ वाटर। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ वाटर। It is defined as the quantity of water which would be raised through unit degree, by the amount of heat through unit degree by the amount of heat required to increase the temperature of whole mass of substance through unit degree. Temperature of whole mass of substance through unit degree. थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, थोड़ा इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान लगाना पड़ेगा। वाटर इक्विवेलेंट क्या है, कि एक्चुअली इसका जो जवाब है आपको कि वाटर इक्विवेलेंट है क्या, जवाब आपको ऑलरेडी मिल चुका है कि ये है क्वांटिटी ऑफ वाटर। इस पूरे डेफिनेशन का जो सबसे सेंट्रल लाइन है जिसके इर्द गिर्द ये घूमता है, मैं आपको डबल अंडरलाइन करके बताता हूँ। ये क्वांटिटी ऑफ वाटर है। वाटर इक्विवेलेंट is actually defined as the quantity of water which would be raised, जिसका टेम्परेचर को बढ़ाना है, which would be raised through unit degree by the amount of heat required to increase the temperature of whole mass of substance through unit degree। इसको समझने के लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो लिक्विड है। सपोज कीजिए दो लिक्विड है हमारे पास, और इसमें एक अदर लिक्विड है और एक जो है वो वाटर है।
देखिए ये वाटर है, ये अदर लिक्विड है। सपोज कीजिए इसको हम लोग ऑयल कहते हैं। सपोज ये है आपका ऑयल। अब क्या होगा सो देखिए, मान लीजिए जो ऑयल है ये आपको 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है अभी ऑयल। और इस ऑयल का टेम्परेचर को हम लोग को 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाना है, तो 45 से एक और बढ़ाना है। तो इसके लिए हम लोग को बाहर से हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जितना हीट हम लोग इसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम टू सेम उतना ही हीट, इस हीट को ला के यहाँ पे मिलाते हैं। सेम टू सेम उतना ही हीट कितना, ये देखिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर में मिलाया जाए। जैसे इतना अमाउंट ऑफ वाटर आया, ये कि वाटर का भी जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस, या यूनिट का बात किया जाए तो 1 केल्विन ही बढ़ना चाहिए। तो उस अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग वाटर इक्विवेलेंट कहेंगे। एक्चुअली ये वाटर के उस क्वांटिटी को बताता है विच वुड बी raised through unit degree by the amount of heat required to increase the temperature of whole mass of substance through unit degree। मतलब यदि दो लिक्विड हैं तो उसमें से एक का टेम्परेचर को यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं अदर देन द वाटर, उसके लिए जो हीट का ज़रूरत पड़ेगा वही हीट सेम कितना अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करें, मिलाएं, कि वाटर का भी जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक इंक्रीज करे। तो वो जो अमाउंट ऑफ वाटर आया, जैसे ये जो अमाउंट ऑफ वाटर आया, ये इस अमाउंट ऑफ वाटर को ही हम लोग कहेंगे वाटर इक्विवेलेंट। दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। अब हम लोग इस पर बात करते हैं। सबसे पहले लेट M1, M2। ये M1 और M2 क्या है? मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ गिवन substance, mass of water and mass of given substance respectively। mass of water and mass of given substance respectively। M1 वाटर वाला है, M2 गिवन सब्सटेंस वाला है। C1 और C2 क्या है? C1, C2 ये बताता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड गिवन सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली। हम लोग जो
दो सब्सटेंस माने जिसमें से एक फिक्स है कि वाटर है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट को हम लोग C1 लिए हैं और जो गिवन सब्सटेंस है उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको हम लोग लिए हैं C2। अब इसके बाद आगे जैसे ये हो गया C1, C2। अब इसके बाद जैसे कि हम लोग जानते हैं फार्मूला आ जाता है सिंस Q बराबर CM डेल्टा T, ये फार्मूला होता है Q बराबर CM डेल्टा T। हियर यहाँ पे दिया हुआ है कि डेल्टा T इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है। तो Q बराबर C डॉट M। ये तो वैसे थर्मल कैपेसिटी वाला फार्मूला आ गया, बट यहाँ पर हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो वाटर का और जो गिवन सब्सटेंस है उसका थर्मल कैपेसिटी डिफरेंट होगा। तो यहाँ से लिखेंगे फॉर वाटर, जैसे Q बराबर है C डॉट M, तो फॉर वाटर Q1 बराबर C1 डॉट M1, ये वाटर के लिए आया। फॉर गिवन सब्सटेंस, दिया गया जो पदार्थ है उसके लिए हो जाएगा Q2 बराबर C2 डॉट M2, Q1 बराबर C1 डॉट M1 और Q2 बराबर C2 डॉट M2। यहाँ से बाय डेफिनेशन Q1 इज इक्वल टू Q2। डेफिनेशन के अनुसार Q1 और Q2 जो अमाउंट ऑफ हीट है दोनों के लिए वो सेम है, तो बाय डेफिनेशन Q1 बराबर Q2। यहाँ से यदि दोनों बराबर है तो यू कैन राइट C1 M1 बराबर C2 M2। C1 M1 is equal to C2 M2. This side is representing for water and this side represents the given substance, and this is the amount of heat। C1 M1 and C2 M2 is also the amount of heat, बस ये वाटर का है और ये किसी गिवन सब्सटेंस का है। तो इट इम्प्लाइज दैट M1 बराबर C2 M2 बाय C1, M1 बराबर C2 M2 बाय C1। आप इसको M1 ही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज जहाँ M1 है उसका जगह W, दैट इज द वाटर इक्विवेलेंट इक्वल टू C2 M2 बाय C1। W इज इक्वल टू C2 M2 बाय C1। अब यहाँ से कौन सा जो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा आपका जो W है ये रिप्रेजेंट कर रहा है
वाटर इक्विवेलेंट को, W रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर इक्विवेलेंट को, M1 ही है। C2 ये देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of the given substance, specific heat capacity of given substance, M2 mass of given substance, M2 is the mass of given substance। और उसके बाद जो W है वाटर इक्विवेलेंट C1 एक छूट रहा है, ये तो वाटर वाला है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, अब यहाँ से हम लोग यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे वाटर इक्विवेलेंट का, कि वाटर इक्विवेलेंट का यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए यूनिट या बोलिए SI यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं W बराबर C2M2 बाय C1। चूँकि ये सब लिखने का यहाँ पर बेनिफिट है कि ये आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बताता है, तो W बराबर C2 जूल पर केजी पर केल्विन इंटू मास के लिए केजी बाय अगेन जूल पर केजी पर केल्विन। ये कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा केजी किलोग्राम। क्वांटिटी ऑफ वाटर यही बताए थे ना वाटर इक्विवेलेंट के बारे, तो वो आ गया आपको केजी में। तो ये आपको मिला SI यूनिट। अब इसी को यदि आप CGS में चाहते हैं तो देन ये हो जाएगा आपको ग्राम, इसका CGS यूनिट ग्राम। Now we will go for the dimension। डायमेंशन तो C2 इसका डायमेंशन तो हम लोग पढ़े थे L2 T-2 K-1 और मास का हो जाएगा M। C1
इसका डायमेंशन हो जाएगा L2 T-2 K-1। यहाँ से आपको कैंसल हो जाएगा M0 L0 T0 K0। तो यहाँ से इसका बता रहे थे, उधर M बचेगा, इसके लिए आप बता रहे थे, इसके लिए डायरेक्ट ऐसे कैंसिल करना वो एक राइट मेथड नहीं है। तो इसका आपका वाटर इक्विवेलेंट का डायमेंशन आ गया M। अब इससे हम लोग को क्या आइडिया मिला कि जो वाटर इक्विवेलेंट है, वाटर इक्विवेलेंट दैट एक्चुअली टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी, क्वांटिटी को वो बताता है। और मास जब आ जाएगा तो मास का आपको यूनिट पता है, मास का आपको डायमेंशन पता है। अब उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे कि फाइंड द, या शुरुआत करते हैं ऐसे कि आपको एक आयरन ब्लॉक दिया हुआ है, एन आयरन ब्लॉक जिसके डायमेंशंस हैं एन आयरन ब्लॉक ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट has given a change of temperature, has given a change of temperature of 30 degrees Celsius, of 30 degrees Celsius. Find the change in volume, find the change in volume if coefficient of linear expansion is alpha is equal to 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक आयरन ब्लॉक का आपको डायमेंशन दिया हुआ है और यहाँ से आप बताइए कि उसका चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा यदि टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस तक चेंज कर रहे हैं और अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो देखिए इसमें लिखेंगे सिंस डेल्टा भी, यही होता है चेंज इन वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला हो जाता है गामा इंटू भी इंटू डेल्टा टी। इन सब चीज़ों का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, गामा भी इंटू डेल्टा टी। तो देखिए जैसे गामा है, भी है और डेल्टा टी है, तो यहाँ पर गामा भी डेल्टा टी में आपको गामा निकालना पड़ेगा, डेल्टा भी के लिए आपको भी चाहिए, और डेल्टा टी आपको दिया हुआ है ये जो आपको चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, ये है डेल्टा टी। गामा कैसे निकलेगा, अल्फ़ा दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁵। हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा बाय 1 इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू होता है गामा बाय 3। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा आपको गामा बाय 3, अल्फ़ा बाय 1 इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो इट इम्प्लाइज दैट गामा बराबर
3 अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा बाई 3, तो गामा बराबर 3 अल्फ़ा। तो चलिए ये निकल गया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है LBH। अब यहाँ आपको दिया हुआ है 20 इंटू 10 इंटू 5, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आप डेल्टा V इज इक्वल टू गामा की जगह 3 अल्फ़ा इंटू V इंटू डेल्टा T, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू V, इसको 10⁻³ लिख सकते हैं, इंटू 30। अब इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जितना इजी वे में हो सके सॉल्व करने का। तो यहाँ से वी कैन हैव डेल्टा V बराबर 90, कैसे आया 90, इसको मल्टीप्लाई किए इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻², यूनिट का बात कीजिएगा तो सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से डेल्टा V मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 आपको आ जाएगा 12, वन 108 इंटू 10⁻⁻² है, तो इसको 10⁻², दैट इज़ 108 बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेल्टा V बराबर 1.08 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया चेंज इन वॉल्यूम। तो ये तो आपको एक आयरन ब्लॉक दिया हुआ था। मान लीजिए कभी यदि ऐसे प्रश्न आपको एरिया से रिलेटेड आते हैं तो वहाँ पर आपको बीटा का यूज करना पड़ेगा। और जब आप बीटा का यूज कीजिएगा तो जैसे अभी गामा की जगह 3 अल्फ़ा बैठा है, तो उसी तरह बीटा की जगह आपको 2 अल्फ़ा पुट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग यहीं तक रखेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ के कुछ और चीज़ों पर फोकस करेंगे। आप सभी को इससे आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स को रिलेटेड टू सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा, उसको ट्राई करें नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।